हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉनिसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में। टॉनिसिटी के बिहाफ पर हम सभी फ्लूइड्स को कुल 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस या फ्लूइड्स, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। इन तीनों फ्लूइड्स के बारे में इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इनका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, किन कंडीशंस में दिया जाता है और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड्स के बारे में। हाइपोटोनिक फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर या फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है। हाइपो शब्द का मतलब होता है डिक्रीज, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के फ्लूइड या कॉन्सेंट्रेशन से कम हो। आइए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक डायग्राम देखते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं जिसे आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसे यदि आप एक बार कर लेंगे तो इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप 2 बर्तन लीजिए या 2 गिलास लीजिए, इन दोनों के अंदर पानी भर दीजिए। अब जिस गिलास में आपने पहले पानी डाला था उसके अंदर एक किशमिश को डाल दीजिए और दूसरा गिलास जिसमें प्लेन पानी है इसके साथ शुगर को मिक्स कर दीजिए और अब इस गिलास में भी एक किशमिश डाल दीजिए। अब इस गिलास के अंदर मौजूद सॉल्यूशन में जो भी चीजें हैं उसे इक्वलाइज किया जाएगा। थोड़े समय बाद जब आप देखते हैं तो गिलास 1 के अंदर जिसमें आपने प्लेन वाटर डाला था उसमें मौजूद किशमिश का जो साइज है वो पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है, और जो दूसरा गिलास था जिसके अंदर वाटर विद शुगर था उसमें मौजूद किशमिश का जो साइज था वो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है, श्रिंक हो गया है, या सिंपली कहें तो ये किशमिश बिल्कुल सिकुड़ चुकी है और इसका सारा वाटर कंटेंट बाहर आ चुका है। होपफुली ये चीज आपने अपने घर पर अक्सर देखी भी होगी। अब मैं यहाँ पर आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, जो ये गिलास है, ये बीकर है, ये हमारी बॉडी है और यहाँ पर मौजूद जो किशमिश है ये हमारी बॉडी सेल्स हैं या फिर आरबीसी मान लीजिए, ब्लड सेल्स मान लीजिए, ये हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जिसकी टॉनिसिटी या कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो तो क्या होगा? ऐसा फ्लूइड तुरंत हमारी सेल्स के अंदर मूव करेगा और सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, सेल जो है स्वेल हो जाएगी। और जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देते हैं, ऐसा फ्लूइड देते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में हमारी सेल्स के अंदर मौजूद जो लिक्विड कंटेंट है वो यहाँ से निकलकर वाटर में चला जाता है और इस प्रकार से सेल का साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी हर चेंज को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। बॉडी चाहती है कि सब कुछ इक्वलाइज रहे, होम्योस्टेसिस रहे, और इसी प्रोसेस के दौरान इसी चीज को करने के लिए ये प्रोसेस या ये फिनोमिना बॉडी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर से लिक्विड, फ्लूइड या वाटर का अंदर आना और बाहर जाना होता है। इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं और अदर सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी सेल से अंदर या बाहर आते जाते हैं। इन दोनों चीज़ों के माइग्रेशन के लिए 2 घटनाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
अगर फ्लूइड सेल से अंदर या बाहर आ जा रहा है तो वो प्रोसेस कहलाएगा ऑस्मोसिस। और यदि गैसियस सब्सटेंस या कोई और सॉल्यूट सब्सटेंस बॉडी के अंदर सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है तो ये फिनोमिना डिफ्यूजन कहलाता है। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस जो है वो फ्लूइड के लिए है, जबकि डिफ्यूजन जो है वो गैसियस पार्टिकल्स या अदर मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो सब्सटेंस है सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आते जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और यहाँ याद रखने वाली है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल या वाटर सब्सटेंस का माइग्रेशन होगा तो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। याद रखिएगा, जिस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन या मात्रा ज़्यादा है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड या मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन होगा। अगर लिक्विड माइग्रेट हो रहा है तो ऑस्मोसिस, और यदि सब्सटेंस माइग्रेट हो रहा है तो डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस किस जगह पर दिए जाते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल हम उन सिचुएशंस में करते हैं जहां पर हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। यानी मान लीजिए किसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति है, उसकी सेल्स में लिक्विड कंटेंट नहीं है, तो उसे हाइड्रेट करने के लिए हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस देने पर ये फ्लूइड सीधा सेल्स के अंदर जाएगा और सेल को फुला देगा, स्वेल कर देगा, नॉर्मल कर देगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट या फिर हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस दे सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, पेशेंट को बर्न या ट्रॉमा है, तो आप इन क्लाइंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देंगे। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके ब्रेन की सेल्स ऑलरेडी स्वेल हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं, और आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया तो वहाँ की सेल्स का साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा और पेशेंट की जो कंडीशन है वो बिगड़ जाएगी। पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। सो अवॉइड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस इन सच पेशेंट्स। इसके अलावा बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी टोनिसिटी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स की टोनिसिटी के इक्वल होती है। अगर किसी पेशेंट को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो इस पेशेंट में ना तो ये फ्लूइड सेल के अंदर जाएगा और ना ही सेल से किसी भी प्रकार से फ्लूइड बाहर आएगा, बिकॉज सेल के अंदर और सेल से बाहर इक्विलिब्रियम रहेगा। इस प्रकार के फ्लूइड का इस्तेमाल हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए करते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, या फिर सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो इन पेशेंट्स में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम आइसोटोनिक फ्लूइड्स दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी पर्सन में सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया जैसी कंडीशन है जिनकी वजह से भी फ्लूइड लॉस होता है, तो इन सिचुएशंस में भी हम इस फ्लूइड को प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का फ्लूइड है ये, और इसको देते समय हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट और अटेंटिव रहना चाहिए। जनरली जब हम पेशेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देते हैं तो उन्हें सेंट्रल लाइन लगाई जाती है और आईसीयूज वगैरह में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल सेरिब्रल एडिमा वाले पेशेंट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट के ब्रेन में स्वेलिंग है, सेल्स का साइज बढ़ा हुआ है, इन सेल्स से फ्लूइड को निकाल कर बॉडी से बाहर निकालना है, तो उस सिचुएशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। जैसे ही क्लाइंट को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देंगे तो क्लाइंट की
जो ब्रेन सेल या बॉडी सेल्स हैं उनमें मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भी है वो सेल से बाहर आ जाएगा और सेल का जो साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप हाइपरटोनिक फ्लूइड्स देते हैं तो ये फ्लूइड पेशेंट की वेन्स पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, पेशेंट को तकलीफ होती है। इसके साथ ही इस प्रकार के फ्लूइड्स देने से पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकती है। तो इन दोनों कंडीशंस का भी हमें ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स के बारे में। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आप सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे 0.45% सेलाइन। 0.45% सेलाइन, जिसे आप हाफ NS के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे नॉर्मल सेलाइन पूछा जाए, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, तो आप कहेंगे 0.9% सेलाइन को ही हम नॉर्मल सेलाइन के नाम से जानते हैं और ये एक आइसोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन होता है। और यदि हमने 0.9% से इसका आधा कर दिया, यानी 0.45% सॉल्यूशन बना दिया, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 0.225% सेलाइन की, जिसे आप 1/4 NS के नाम से भी जानते हैं, चौथाई नॉर्मल सेलाइन कह सकते हैं आप इसे। ये भी हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन है। इसके बाद तीसरा और इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन आता है 0.33% सेलाइन, जिसे आप 1/3 NS के नाम से भी जानते हैं। गौर कीजिएगा, जितने भी यहाँ पर 3 हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का डिस्कशन हमने किया है, इन सभी की वैल्यू 0 से कम है। देखिएगा 0.45%, 0.225%, 0.33%, तो इन्हें याद रखने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर 0.45, 0.225%, 0.33% की बात की जाती है तो ये सभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब बात करते हैं आइसोटोनिक टाइप के सॉल्यूशंस की, जिसमें सबसे पहले है सबसे इम्पॉर्टेंट 0.9% सेलाइन या फिर नॉर्मल सेलाइन। इसके बाद आता है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, जिसे आप अक्सर D5W के नाम से जानते हैं। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर is also called D5W and it is the example of isotonic solution. Next आता है 5% dextrose in 0.005% saline. It is also an example of isotonic fluid. और लास्ट में आता है important रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। लास्ट में आता है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसे आप कॉमनली RL के नाम से जानते हैं। और RL जो है डिहाइड्रेशन होने पर फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट टाइप है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में सबसे पहले है 3% सेलाइन, 3% सेलाइन। उसके बाद है 5% सेलाइन। उसके बाद आता है 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर। गौर कीजिएगा, सभी वैल्यूज अब तक डिस्कस की गई सभी टाइप के फ्लूइड्स में सबसे ज़्यादा है और इन्हें याद रखना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% सेलाइन। नेक्स्ट आता है 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सेलाइन। और लास्ट आता है 5% डेक्सट्रोज इन रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होपफुली आपके रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। Thank you so much everyone for watching this complete video.
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।